हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंशुल गुप्ता। आई एम फ्रॉम आईआईटी रुड़की और हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो हमें आज स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ना है और हमें यह भी पढ़ना है कि व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्प्रिंग के अंदर क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज़ स्टोर हो सकती है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी और उसकी वैल्यू हम कैसे यूज कर सकते हैं इन वर्क पावर एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डालो स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है डिपेंडिंग आप स्प्रिंग को कितना प्रेस किए हो या स्प्रिंग को कितना पुल किए हो। आपने स्प्रिंग को जितना पुल किया वो उतने ज़्यादा फोर्स से आपको अंदर खींचती है। आप स्प्रिंग को जितना प्रेस करोगे वो उतने ज़्यादा फोर्स से आपको आगे धक्का देती है। तो स्प्रिंग फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, इट विल चेंज एज पर द स्ट्रेच और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग को जितना खींचोगे या जितना कंप्रेस करोगे उस पर डिपेंडेंट होगी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसके समझने के लिए आपको बस एक चीज समझनी है, वो ये कि कोई भी स्प्रिंग अगर है तो उसकी होती है एक नेचुरल लेंथ। हर एक स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है। वो क्वेश्चन में हो सकता है गिवन हो सकता है ना गिवन हो। ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, तो नहीं गिवन है तो उसकी चिंता नहीं करनी, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हर एक स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है और आपको यह पता होना चाहिए जब भी आप स्प्रिंग का एक एंड फिक्स कर दोगे और दूसरा एंड ऐसे फ्री छोड़ दोगे तो स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ पर रहती है। जब तक आप स्प्रिंग पर कोई एक्स्ट्रा खिंचाव नहीं लगाओगे या फिर उसको प्रेस नहीं करोगे, स्प्रिंग कोई फोर्स अपने एंड से नहीं लगाती है। फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज जीरो एट इट्स नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग का फोर्स जीरो होता है। आई बात समझ में? ठीक है, इस नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग का फोर्स जीरो होता है। जब भी कोई स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है तब वो कोई फोर्स नहीं लगाएगी अपने किसी भी एंड पर। इज दैट क्लियर? अब व्हाट इफ हम इस स्प्रिंग को थोड़ा सा बाहर की तरफ पुल करें, थोड़ा सा इसको बाहर खींचे, तो जब हम इसको बाहर खींचेंगे तो थोड़ी सी पतली सी दिखाई देगी। मान लो हमने इसको x डिस्टेंस से बाहर की तरफ खींचा, तो जब भी बच्चों स्प्रिंग को बाहर खींचोगे तो वो आपको वापस अंदर पुल करेगी। उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो जब आप स्प्रिंग को बाहर खींचोगे तो स्प्रिंग का फोर्स किस तरफ होगा? अंदर की तरफ। स्प्रिंग आपको वापस अंदर पुल करेगी और वो जो फोर्स ऑफ स्प्रिंग होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? वो जो स्प्रिंग का फोर्स होगा बच्चों, वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपने उसको कितना स्ट्रेच किया है। तो स्प्रिंग का फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? जितना आपने उसकी लेंथ में चेंज किया है, जिसको हम क्या मान रहे हैं कि आपने स्प्रिंग को x डिस्टेंस से खींचा था। तो आपने स्प्रिंग को x डिस्टेंस से खींचा तो स्प्रिंग फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ लगेगा और जो भी लगेगा वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज समझा देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि अगर x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर पर, माना कि आपने स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खींचा, स्प्रिंग ने आप पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब x की वैल्यू आप 2 सेंटीमीटर रखोगे तो फोर्स कितना आएगा? 10 न्यूटन। जब x की वैल्यू आप 3 सेंटीमीटर रखोगे तो फोर्स कितना आएगा? 15 न्यूटन। ये होता है बच्चों फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होने का मतलब। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x समझ गए? ठीक है, बाकी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x समझाना था। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं स्प्रिंग को अंदर की तरफ प्रेस करूं
स्प्रिंग को अंदर की तरफ प्रेस करो, ठीक है, कितने डिस्टेंस से, लेट्स से, फिर से जो भी इसकी नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ से x डिस्टेंस अंदर की तरफ प्रेस किया, तो स्प्रिंग थोड़ी मोटी सी दिखाई देगी, और उस केस में वो आपको किधर फोर्स लगाएगी, उस केस में वो आपको बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगी, तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग विल बी अगेंस्ट द पुश, जो भी आपने प्रेस किया है उसके अगेंस्ट आपको बाहर की तरफ धक्का देने की कोशिश करेगी। इतनी चीज आई होप सबने कहीं ना कहीं पेन में से स्प्रिंग निकाल के उससे थोड़ा बहुत खेल के देखा है। खींचने में ताकत लगती है, प्रेस करने में भी ताकत लगती है, समझ में आया? तो जब आप स्प्रिंग को आगे की तरफ पुल करोगे, स्ट्रेच करोगे, पॉजिटिव एक्स करोगे, उसकी लेंथ को प्लस करोगे, तो फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, पीछे की तरफ। और जब आप स्प्रिंग को अंदर की तरफ प्रेस करोगे, माइनस एक्स करोगे लेंथ को, ठीक है, लेंथ को एक्स से कम कर दिया आपने, तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस चीज को समझना है कि फोर्स ऑफ स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता ही है, साथ में एक माइनस का साइन भी लगाना चाहिए। ये माइनस का साइन बताता है कि अगर स्प्रिंग को बाहर खींचोगे तो वो तुमको अंदर पुल करेगी, और स्प्रिंग को अंदर दबाओगे तो वो तुमको वापस बाहर की तरफ धक्का देगी। इतनी सी बात है, ठीक है, इतनी सी बात है बस, ठीक है। और स्प्रिंग का फोर्स इज इक्वल्स टू, जब भी बच्चों प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट आएगा कोई रैंडम कांस्टेंट k। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। आपने बहुत पहले पढ़ा था कि फोर्स जब भी लगाते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है। नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के क्या लगाया था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मास क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था। आपने एक चीज और पढ़ी होगी, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं उतना ज्यादा करंट फ्लो होता है। क्लास 10th में पढ़ा होगा बच्चों, याद करो, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है उतना ज्यादा करंट होता है। और फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। यहां पर भी एक कांस्टेंट आया, और वो जो कांस्टेंट आया उसको बच्चों बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। हर एक स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो कि ये बताता है कि ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी अगर इसको एक यूनिट से खींचा या प्रेस किया गया। इसका क्या मतलब है, समझो। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, फॉर्मूले से समझने की कोशिश करो। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, F/x, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको क्या बताएगा कि कितना फोर्स लगेगा एक यूनिट से स्ट्रेच करने में। एक और तरीके से समझा देता हूं, एग्जाम्पल देके ही समझा देता हूं। मुझे लगता है एग्जाम्पल से समझ में सबसे अच्छा आता है। अगर किसी स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया हुआ है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो आपको इसका क्या मतलब निकालना है, आपको इसका मीनिंग निकालना है कि 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने पर ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, 20 न्यूटन। समझ रहे हो, 1 सेंटीमीटर बाहर की तरफ स्ट्रेच करोगे तो 20 न्यूटन पीछे की तरफ लगाएगी। 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने पर ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, 1 सेंटीमीटर पर 20 न्यूटन, तो 2 सेंटीमीटर पर 40 न्यूटन, 3 सेंटीमीटर पर 60 न्यूटन, एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो समझ में आई बात, स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब, ठीक है। सर अगर कंप्रेस करते बच्चों, कंप्रेस करने में भी वही होता, 1 सेंटीमीटर कंप्रेस करने में भी स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, 20 न्यूटन। बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तुम स्ट्रेच करोगे तो फोर्स पीछे लगेगा, तुम कंप्रेस करोगे तो फोर्स आगे लगेगा। आई बात समझ में, ठीक है। इतनी सी बात है और ये तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, इसको मत लिखना, फटाफट बच्चों इसको नोट डाउन करो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पर मैं एक नोट लिखा दूंगा, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करो, मैं आपको स्क्रीन दे रहा हूं,
ठीक है। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? इट्स अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। अगर कभी थ्योरी लिखनी पड़े तो ये लिखना, इट इज अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the change in length of the spring। स्प्रिंग की लेंथ जितनी चेंज करोगे उसकी नेचुरल लेंथ से, उतना ज्यादा फोर्स स्प्रिंग लगाती है। आई बात समझ में? ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं क्या किया जाए, कैसे स्प्रिंग फोर्स को यूज किया जाए, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूंगा ताकि जिसको भी कंफ्यूजन हो क्लास में उसको क्लियर हो जाए। लेट्स से ये एक स्प्रिंग है और इसका कांस्टेंट है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर, वही वाला ले लिया, और इस पर मैंने एक ब्लॉक टांग दिया जिसका मास है 5 kg, और इस पूरे सिस्टम को बच्चों एक लिफ्ट में रख दिया और बोल दिया कि लिफ्ट जा रही है ऊपर विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। कैलकुलेट द स्ट्रेच इन द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में कितना स्ट्रेच है ये बताइए। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने टेंशन फोर्स के साथ लिफ्ट के डेफिनेटली किए होंगे, किसी और ने पढ़ाया है तो भी किए होंगे, और मेरी वीडियो से देखा है तो भी किए होंगे। तो इस तरह के केस में हमको एफबीडी किसका बनाना चाहिए? स्प्रिंग जिस पे फोर्स लगा रही है। स्प्रिंग किस पे फोर्स लगा रही है? इस ब्लॉक पर। तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 5 kg ब्लॉक का। नीचे की तरफ इस पे फोर्स लगाओ। कौन सा फोर्स लगता है नीचे? हर चीज पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, mg। क्या ये नीचे जा रहा है? नहीं, ये लिफ्ट के साथ ऊपर जाएगा। तो जा किधर रहा है? ऊपर। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ कोई फोर्स है। जब आप ब्लॉक को टांगोगे तो ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी? स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगी। तो अगर स्प्रिंग राइट नाउ इतना खुली हुई है तो इसका मतलब इसकी नेचुरल लेंथ यहां पर कहीं थी। नेचुरल लेंथ लगभग यहां पर थी, इस ब्लॉक के टंगे होने की वजह से वो एक्स्ट्रा खिंची हुई है, ठीक है। तो जो भी ये स्ट्रेच है इसकी वजह से, अगर स्प्रिंग स्ट्रेच है तो ब्लॉक पर किधर फोर्स लगाएगी? खिंची हुई है तो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो ऊपर की तरफ फोर्स है kx, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर आपने थोड़ी देर पहले फोर्स जब लिखाया था तो वो लिखाया था -kx, अब आप सिर्फ kx क्यों लिख रहे हो, माइनस क्यों नहीं लगा रहे? तो बच्चों वो माइनस जो था ना वो डायरेक्शन बताने के लिए था। अब मुझे डायरेक्शन पता चल चुकी है कि ये नीचे स्ट्रेच हुआ तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब आप वापस से यहां पर माइनस मत लगा देना। अगर आपने वापस से यहां पर माइनस लगा दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ -10 न्यूटन का फोर्स का मतलब होता है फोर्स 10 न्यूटन नीचे की तरफ है। अगर आप डायरेक्शन पकड़ लिए हो तो अब आप यहां पर सिर्फ क्या लिख रहे हो? आप लिख रहे हो मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। यहां पर आप क्या लिख रहे हो? मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स kx है, -kx तो माइनस उसकी डायरेक्शन बताने के लिए था। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब इस पर kx ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और ये कहां जा रहा है? भाई लिफ्ट के साथ ही जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से? a = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, वैल्यू बाद में डालेंगे। बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम
फोर्सेस बॉडी के ऊपर लगाए जाते हैं, फोर्सेस बॉडी पर लगते हैं, और एक्सेलरेशन दूरी पर बनाया जाता है, एक्सेलरेशन बॉडी का होता है। फोर्सेस लगते हैं, एक्सेलरेशन होता है। अगर तुम्हारे दिमाग में जरा भी ऐसा ख्याल है कि इस पर एक फोर्स ma ऊपर की तरफ बनाना चाहिए था, तो भारी गड़बड़ है तुम्हारे कंसेप्ट में, तुमको न्यूटन्स लॉज रिवाइज करना चाहिए। ma कोई फोर्स नहीं होता, नेट फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। इज दैट क्लियर? तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स है kx, नीचे की तरफ कितना फोर्स है mg। क्या लगा रहे हैं हम? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ लगा रहे हैं बच्चों। सेकेंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां नेट फोर्स कौन कौन से फोर्स हैं? ग्रेविटी, स्प्रिंग, टेंशन, नॉर्मल, जो भी लग रहा है। ये नीचे टच में नहीं है तो नॉर्मल नहीं आएगा, यहां रस्सी नहीं है तो टेंशन नहीं आएगी, यहां स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स आएगा। तो नेट फोर्स क्या होता है? ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ऊपर का एक्सेलरेशन। हमने ऊपर वाली क्वांटिटीज को पॉजिटिव लिया है, नीचे वाली क्वांटिटी को नेगेटिव लिया है। तो kx की वैल्यू आ गई mg प्लस a, और x की वैल्यू आ गई mg प्लस a डिवाइडेड बाई k। सारी वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, पहले वैल्यू पुट करने से पहले ओरली कोशिश करता हूँ, आप में से कितने लोग पकड़ पाते हैं। 5 इंटू जी की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू है 2, तो ये कितना हो गया? kx इज इक्वल्स टू 12 5 इज 60 न्यूटन। 60 न्यूटन का फोर्स स्प्रिंग लगा रही है। स्प्रिंग का कांस्टेंट है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर से स्ट्रेच होती तो 20 न्यूटन फोर्स लगाती। तो 60 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए कितने सेंटीमीटर से स्ट्रेच हुई होगी? 1 सेंटीमीटर पे 20 न्यूटन, 2 पर 40, 3 पर 60। तो आंसर आना चाहिए 3 सेंटीमीटर। के की वैल्यू पुट करो, 20x इज इक्वल्स टू 60, x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो इतना सिंपल होता है स्प्रिंग फोर्स। 2 चीजें कैलकुलेट करनी सीखनी है, एक स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू और दूसरी स्प्रिंग फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यू मैंने समझा दी, अब पोटेंशियल एनर्जी समझाऊंगा, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। जो भी पहली बार स्प्रिंग फोर्स पढ़ रहा है जरूर नोट डाउन कर लो। ऐसे होता है स्प्रिंग फोर्स, ऐसे लगता है। इसको हटा रहा हूं मैं। अब मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा, जिसका फॉर्मूला आई थिंक काफी लोगों को पता ही है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन अगर नहीं भी पता तो हम अभी डिराइव करेंगे। तो स्प्रिंग फोर्स मैं हेडिंग डाल रहा हूं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कई लोग इसको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अपने को समझ में आना चाहिए स्प्रिंग की जो इलास्टिसिटी है उसकी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका फॉर्मल नाम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला पहले ही बता दूं, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, पर पोटेंशियल एनर्जी एक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सबको याद है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है जब भी कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तब, ठीक है। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बच्चों हमको। हमने क्या किया, एक स्प्रिंग जो अपनी नेचुरल लेंथ पर थी, ठीक है, कहां पर थी? नेचुरल लेंथ, शॉर्ट में NL लिख देते हैं। इसको धीरे धीरे स्ट्रेच किया, ठीक है, धीरे धीरे इसको एक हल्का सा फोर्स लगा के, ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करा रहे हैं, धीरे धीरे इसको स्ट्रेच किया, ठीक है। और इसकी वैल्यू x से हम x1 तक या x0 तक या कहीं तक भी ले गए, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ेगी।
हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जितना कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करते हैं पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ जाती है। कैसे याद रखना है, जब तुम पत्थर को उठा के हाइट पे रखते हो तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होता है। पर ग्रेविटी नहीं चाहती कोई चीज़ हाइट पे चली जाए, ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे पुल करना चाहती है। जब तुम पत्थर को उठा के हाइट पे रखते हो तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होता है, बट पोटेंशियल एनर्जी पत्थर की बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की बढ़ जाती है। क्योंकि ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया तो सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है। h हाइट पर पत्थर को ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh होगी, जबकि वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो पोटेंशियल एनर्जी वाली वीडियो वापस से देखो, तब तक देखो जब तक दिमाग में घुस ना जाए। ठीक है, तब तक देखो जब तक दिमाग में बैठ ना जाए। ठीक है, आगे मत बढ़ो, हर कदम पर एकदम सॉलिड कदम लेके ही आगे बढ़ना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब कितना फोर्स है भैया, कंजर्वेटिव स्प्रिंग का फोर्स है, क्या वैल्यू है उसकी अभी देखते हैं। जब भी वर्क डन कांस्टेंट फोर्स का निकालना है तो फॉर्मूला होगा F डॉट S, पर अगर वर्क डन वेरिएबल फोर्स का निकालना है तो फॉर्मूला होगा F डॉट ds। इससे नहीं डरना है किसी को, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। F डॉट dx कर रहा हूं क्योंकि फोर्स जो है वो x डायरेक्शन में है। कितना फोर्स होता है स्प्रिंग का, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। माइनस से माइनस कट जाएगा, इंटीग्रेशन के भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है x dx। मेरी क्लास में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 नहीं पता। 1 घंटे में पूरा इंटीग्रेशन का वीडियो डाला है, उसको देखो जाके। x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 में x की वैल्यू पहले नेचुरल लेंथ पर था तो x की वैल्यू कितनी थी, 0, और फाइनली स्ट्रेच कर दिया और x की वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, फाइनल वैल्यू भी x ही ले लेते हैं बच्चों। वैसे फाइनल वैल्यू x1, x2, x0 लेनी चाहिए थी, लेकिन ना फॉर्मूला ज़्यादातर हाफ के x स्क्वायर ही लिखते हैं, तो 0 से कैपिटल X तक ले जा रहे हैं, ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0 to x। आंसर आ गया हाफ के x स्क्वायर। ये हो गया बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, हमेशा यही होगा। पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर एक और फॉर्मूला लिखाया गया है, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। बच्चों वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए इससे ही सारे क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएंगे। इसको फटाफट नोट डाउन करो, दिमाग में भी और कॉपी में भी। इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको अभी। ओके बच्चों, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, इस पर हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, स्प्रिंग के क्वेश्चंस आए जब भी तो बेस्ट मेथड है कि यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हो अगर स्प्रिंग का क्वेश्चन आए। पहले याद दिला दूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होती है इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये कब यूज कर सकते हैं, व्हेन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। When there is a absence of non conservative force, जब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तब हम ये थ्योरम यूज कर सकते हैं। एक बार याद दिला दिया आपको।
अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी थी? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और जब ना समझ में आए कि क्या करना है, ये करना है या ये करना है, समझ में नहीं आ रहा, तो जो इक्वेशन हमेशा तुमको सही रास्ता बताएगी वो है नेट वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे तुम्हारे दिमाग में ये चीज डालनी है कि ये तीनों इक्वेशन इस पहली इक्वेशन से ही आए थे और ये तीनों सेम बात बोलते हैं। ओके, ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों से सही आंसर आ जाएगा। लेकिन जब सिर्फ स्प्रिंग है, जब सिर्फ स्प्रिंग फोर्स है, जब ओनली व्हेन देयर इज स्प्रिंग फोर्स, जब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो कौन कौन से फोर्स प्रेजेंट होने चाहिए? ग्रेविटेशनल हो या फिर स्प्रिंग हो या फिर बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे 12th में वो हो। तो जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो कौन सा यूज करने में भलाई है? पहला वाला, जो कि एक्चुअल में तीसरा वाला है। पहला तो ये था, ये थी वर्क एनर्जी थ्योरम। याद आ गया? पिछली क्लास में पढ़ाया था। नहीं पढ़ा है तो पढ़ो जाके, ठीक है, ये पढ़ाया था। ओके, तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक है और इसको सामने की तरफ मैंने फेंक दिया विद इनिशियल स्पीड u, और यहां पर एक स्प्रिंग है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है कि जब ये ब्लॉक आके इस स्प्रिंग को प्रेस करेगा तो कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन in the spring. Calculate maximum compression in the spring if the ground is perfectly smooth. जब फ्रिक्शन आएगा तो बहुत मजे आएंगे इस क्वेश्चन में, बाद में देखेंगे उसको। अभी के लिए स्मूथ है, ये आके इसको प्रेस कर रहा है, आपको बताना है मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगी। तो फुर्ती से मत बोलो कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा और बाकी 454 क्वेश्चन उससे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो फुर्ती मत दिखाओ ज्यादा। जैसे ही इजी क्वेश्चन आता है, हीरो नहीं बनने का। ठीक है, जब चीजें इजी है तो उसको ध्यान से अच्छे से सॉल्व करने का और किसी बेचारे को समझाने का, और फिर जब चीजें टफ होंगी तो कोई तुम्हें समझा पाएगा। तो ये आया और इसने स्प्रिंग को दबा दिया, और मान लेते हैं इसने टोटल कितना डिस्टेंस से दबाया? x। अब जब इसने स्प्रिंग को पूरा प्रेस कर रखा है, बच्चों जैसे जैसे ये स्प्रिंग को प्रेस करेगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी। ये बात समझ में आती है? ये जैसे जैसे आके स्प्रिंग को प्रेस करता जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग जो है इसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगी, स्प्रिंग नेगेटिव वर्क करेगी, स्प्रिंग धक्का उधर देगी और ये मूव इधर कर रहा होगा। तो जब तक ये रुक नहीं जाता स्प्रिंग कैसा वर्क करेगी? नेगेटिव। और अगर स्प्रिंग नेगेटिव वर्क करेगी तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अपने को क्या करना है कि जब ये प्रेस करेगा तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो हमें ये निकालना है कि जब ये मैक्सिमम प्रेस कर चुका होगा उस टाइम स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो फिर क्या करना है? इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल। बच्चों ये है इनिशियल कंडीशन, इसमें काइनेटिक तो खूब सारी है, हाफ mu स्क्वायर, पर इस टाइम इनिशियल कंडीशन में क्या स्प्रिंग दबी हुई है? नहीं। क्या स्प्रिंग खिंची हुई है? नहीं। तो क्या स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0। ओके, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इसने पूरा प्रेस कर दिया तो जैसे जैसे प्रेस करेगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी। जब मैक्सिमम प्रेस कर चुका होगा तब ये रुकेगा, तो रुकेगा तभी तो पीछे जाएगा, तो रुकेगा और उसके बाद पीछे जाएगा। तो
तो जब मैक्सिमम कंप्रेस कर चुका होगा तब ये रुक जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है बच्चों फाइनल कंडीशन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग बहुत जोर की दबी हुई है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इक्वेशन हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, 2 से 2 गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई एम यू स्क्वायर बाई के, और अगर मैं रूट ले लूं दोनों तरफ तो x की वैल्यू आई m बाई के का रूट इंटू यू। तो इतना गंदा सा आंसर है और यही ठीक आंसर है, और आपने पहला क्वेश्चन सक्सेसफुली ठीक कर लिया। पर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबको आता है, जिसको नहीं भी आता उसको थोड़ा थोड़ा याद रह जाता है कि हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर करने से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सबको आता है, तो ये नहीं पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा, कुछ और पूछा जाएगा, जो कि मैं अब पूछूंगा तुमसे। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है, ठीक है, और अब तुम इस पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओगे। क्या क्वेश्चन करके दिखाओगे, इसको मान लोगे पार्ट ए। बी पार्ट है क्वेश्चन का, कैलकुलेट velocity, sorry, calculate compression in the spring when the velocity of block is half the initial velocity। तो बेसिकली वो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन पे नहीं ले जाना चाह रहा, वो फर्स्ट सिचुएशन से कहां तक की बात करना चाह रहा है, 1.5 बोल रहा हूं इसको, क्यों, क्योंकि ये 1 से 2 के बीच में किसी पॉइंट की बात कर रहा है। जब ब्लॉक ने स्प्रिंग को दबाया तो है लेकिन पूरी तरह नहीं प्रेस किया है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी अभी 0 नहीं हुई है। कैलकुलेट कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज हाफ द इनिशियल वेलोसिटी। अभी वो स्लो डाउन हो तो रहा है लेकिन पूरी तरह रुका नहीं है, उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी की आधी हो चुकी है और अभी उसमें और जान बाकी है। तो इस टाइम पर कंप्रेशन बताइए। तो अब जो आपको फाइनल सिचुएशन लेनी होगी यहाँ, वो आपको कौन सी लेनी होगी, वो सिचुएशन लेनी होगी जब स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस तो हुई है लेकिन ये ब्लॉक पूरी तरह रुका नहीं है। कितनी वेलोसिटी बची है अभी इसमें, इनिशियल की आधी, u/2 इतनी बची। तो अब जो इक्वेशन है वो 1 से 1.5 के लिए है, और इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, मैं यहाँ पर 1.5 नहीं लिख रहा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो इनिशियल काइनेटिक हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल 0। इस बार फाइनल काइनेटिक 0 नहीं लोगे, कितनी लोगे, हाफ एम u/2 का स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल मुझे निकालनी है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर x तो वो निकाला था तो इसको x1 लिख सकते हो, कुछ और आंसर आएगा, वो आंसर नहीं आएगा। बच्चों इस मोमेंट पे आपको पॉज करके खुद से सॉल्व करना चाहिए इसके आगे। अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया तो फिर दिक्कत होगी आगे जाके। mu स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू के x1 स्क्वायर। कितना आया ये, 3/4 mu स्क्वायर। कर लिया ये, 1 माइनस 1/4 होता है 3/4, तो इसकी वैल्यू इतनी आई। ओके, और x1 की वैल्यू आएगी √3/4 mu स्क्वायर बाई k। तो इस बार सेम आंसर नहीं आएगा, इस बार आंसर आएगा
u/2 अंडर रूट में 3m/k। ये आंसर। अगर आपको सिर्फ ये आता है तो आप देश की 99% पॉपुलेशन में हो, पर अगर आपको ये भी आता है तो अब आप टॉप 1% में घुसने की कोशिश कर रहे हो। अभी घुसे नहीं हो पर कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स, फटाफट दोनों एग्जाम्पल लिखो, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करने हैं इस पर मुझे। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन कराने में मजा आता है जिसमें बच्चे अटेम्प्ट भी करें और गलत भी करें, ठीक है। क्योंकि वही क्वेश्चन सबसे खतरनाक है। जो आप अटेम्प्ट तो करने वाले हो ये सोच के आसान है, और गलत करने वाले हो तो निगेटिव और खाओगे और अपना 1 या 1.5 मिनट और गवाओगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत नजर रखने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर क्या क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग है, उसका कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, उसका कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, बस के दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 1 centimeter and 50 joule of work is required to do so। 1 सेंटीमीटर से स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में कितना वर्क चाहिए? 50 जूल, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से स्प्रिंग को खींचने में कितना वर्क लग रहा है? 50 जूल। कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू फर्दर stretch it by 1 more centimeter, ठीक है। 1 more centimeter, 1 सेंटीमीटर और स्ट्रेच करना है, ठीक है। पहले 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, पहले तो नेचुरल लेंथ पे ही मान लेते हैं, सबसे पहले नेचुरल लेंथ पर थी, फिर इसको 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया मैंने, ठीक है। तो मान लेते हैं इस 1 सेंटीमीटर को थोड़ी देर के लिए x, ऐसे ही मान लिया, मानना था, चलो x1 मान लो, कंफ्यूजन हो रहा हो तो x1 मान लिया। तो x1 से स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ा? 50 जूल, ठीक है। इसको W1 मान ले रहा हूं मैं, W1 वर्क करना पड़ा। x1 स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ा? W1, वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में। तो ये W1 अगर कैलकुलेट करना होता तो कैसे कैलकुलेट करते? इस चीज को समझो। अगर W1 कैलकुलेट करना होता तो तुम कैसे कैलकुलेट करते? बोलते सर ये वर्क डन बाय यू एंड मी है। यू एंड मी मतलब एक्सटर्नल फोर्स, तुम्हें इतना वर्क करना पड़ा। कौन सा है ये? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कि नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। हमारा तुम्हारा वर्क कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क निकालना है तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि धीरे धीरे स्ट्रेच किया होगा। काइनेटिक एनर्जी तो गिवन नहीं है, स्प्रिंग का मास भी गिवन नहीं है, तो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। रोल किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ओके, तो बच्चों इनिशियल पोटेंशियल तो कितनी थी? कुछ थी ही नहीं, नेचुरल लेंथ पर था। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो फाइनल पोटेंशियल होगी हाफ के x1 स्क्वायर, ठीक है। इसको x1 लिखा था ना मैंने, ये x कैसे हो गया? x1 स्क्वायर। ये होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कितनी थी? 0 थी। बहुत बढ़िया। तो टेक्निकली W1 किस चीज की वैल्यू दी हुई है? इस चीज की वैल्यू दी हुई है। और अब पूछा क्या है? अब पूछा है कि
इसको 1 सेंटीमीटर और खींचना है, 1 सेंटीमीटर और खींचना है। तो बच्चों जब 1 सेंटीमीटर और खींचना है तो टोटल स्ट्रेच कितना हो गया? वो तो 2 सेंटीमीटर हो गया ना। कितना हो गया? 2x1। ध्यान रखना, तो x2 जो नया स्ट्रेच है वो कितना है? 2x1। ठीक है, तो अब 2x1 खींचने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? W2। तो लिखोगे तुम फिर से सर W2 निकालना है, हम क्या करेंगे? W2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज U3 माइनस U2। इसको मैं सिचुएशन 3 बोल रहा हूं, U3 माइनस U2। तो कितना आएगा? हाफ K x2 स्क्वायर माइनस हाफ K x1 स्क्वायर। कितना हुआ? हाफ K x2 स्क्वायर कितना है? 2x1 का होल स्क्वायर माइनस हाफ K x1 स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2k x1 स्क्वायर, यहाँ 4 आएगा, एक 2 से 2 कट जाएगा, माइनस हाफ K x1 स्क्वायर, और ये आएगा 3/2 k x1 स्क्वायर। यानी हाफ के x1 स्क्वायर किसकी वैल्यू थी? W1 की। तो आंसर आएगा 3 टाइम्स W1, यानी आंसर आएगा 150 जूल। अब जिन लोगों ने ये सोचा था कि हमें पता है इसका आंसर, देख लो, क्या तुमने 150 जूल सोचा था? बहुत बढ़िया, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। पर अगर तुम कुछ और सोचे थे तो ध्यान से सुनो, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, क्या समझना, x स्ट्रेच किया था तो पोटेंशियल एनर्जी अगर u रही होगी, तो जब 2x स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 4u हो जाएगी। बोलते ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी हाफ k x स्क्वायर थी, तो x को डबल करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डबल का स्क्वायर कितना होता है? 4। x को ट्रिपल करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी। x को 4 गुना करोगे पोटेंशियल एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगी। x को 5 करोगे पोटेंशियल एनर्जी 25 टाइम्स हो जाएगी। यहां पर x को क्या किया है? डबल का स्ट्रेच कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी 4u हो जाएगी। पहले 0 थी, 0 से u लाने में w वर्क करना पड़ा, u से 4u कितना इंक्रीज करना है? 3u का, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? 3w। आई बात समझ में या नहीं? और अब अगर ये समझ में आ गई तो ऐसा कुछ भी कोई पूछता रहे, पहले 5 सेंटीमीटर फिर 15 सेंटीमीटर खींच दिया, बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, बताओ कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सारे क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अभी स्प्रिंग फोर्स ख़त्म नहीं हुआ, अब हमने सारे फोर्सेस इंडिविजुअली पढ़ लिए। हमने फ्रिक्शन पढ़ लिया, स्प्रिंग पढ़ लिया, ग्रेविटी पढ़ लिया, उनके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हमको करने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि जब सारे फोर्सेस एक साथ आएंगे तो कैसे डील करना है। ठीक है, जब फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन के साथ साथ ग्रेविटी भी होगी, तब कैसे डील करना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए इसको देखो, पढ़ो, वेबसाइट पे जाओ thephysics.com पर और DPPs सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।